आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि कौन सा मार्केट सेगमेंट है जिसको आपने टारगेट करना है। ब्रॉडली स्पीकिंग हम स्टार्ट करते हैं विद मार्केट। मार्केट का क्या मतलब होता है कि एक्चुअल एंड पोटेंशियल बायर ऑफ योर प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड योर मार्केट। टोटल मार्केट इज कि आपके कितने एक्चुअल और पोटेंशियल बायर्स हैं जो कि मार्केट के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। एक्चुअल का मतलब ये है कि जिसने एक्चुअली खरीदा, और पोटेंशियल का मतलब ये है कि जिसके अंदर पोटेंशियल मौजूद था आपका कस्टमर बनने का। मिसाल के तौर पे अगर एक बंदा मोबाइल खरीदता है तो वो एप्पल, सैमसंग, इन्फिनिक्स, ओप्पो, वीवो तमाम के लिए पोटेंशियल कस्टमर है, और जिस ब्रांड का वो फ़ोन खरीदेगा उसके लिए वो एक्चुअल कस्टमर बन जाएगा। सो द मार्केट इज कम्बिनेशन ऑफ एक्चुअल एंड पोटेंशियल बायर जो कि आपकी प्रोडक्ट या सर्विस खरीद सकते हैं। इसको हम ब्रेक डाउन करते हैं, दूसरे लेवल पे आके हम मार्केट सेगमेंटेशन करते हैं। Market segmentation is the process of dividing the market into subgroups or similar customers. टोटल जो मार्केट होती है उसके अंदर बीइंग अ ह्यूमन तमाम लोग होमोजेनस होते हैं, सिमिलर होते हैं। लेकिन जैसे पहले किसी क्लास में कहा था कि ऑल्दो एज अ ह्यूमन वी आर सिमिलर, लेकिन हमारी तमाम जो हैबिट्स हैं, हमारा जो बिहेवियर है वो हेट्रोजेनस होता है। हेट्रोजेनस का क्या मतलब है कि जिसके अंदर कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है। तो जो प्रोसेस है जिसके ज़रिए आप पूरी मार्केट को डिवाइड करते हैं इनटू द स्मॉलर ग्रुप्स जिनकी सिमिलर नीड्स होती हैं, दैट इज द मार्केट सेगमेंटेशन प्रोसेस। और मार्केट सेगमेंट फिर क्या हुआ, वो सब ग्रुप जिसके अंदर जो नीड्स हैं वो सिमिलर हैं। सेगमेंटेशन इज द प्रोसेस जिससे आप मार्केट को डिवाइड करते हैं टू द स्मॉलर ग्रुप्स जिनकी सिमिलर नीड्स होती हैं, और मार्केट सेगमेंट उस सब ग्रुप को कहा जाएगा जिनकी सिमिलर नीड्स हैं। जिस तरह बीइंग अ स्टूडेंट आपको जब डिवाइड किया गया इनटू द सेगमेंटेशन प्रोसेस, तो आप एक ऐसा सब ग्रुप बन गए जिनकी सिमिलर नीड्स हैं, जिन्होंने किसी भी अंडर ग्रेड डिग्री के अंदर एडमिशन लेना है। तो दिस इज कॉल्ड मार्केट सेगमेंट। सेगमेंटेशन और सेगमेंट का फर्क पता चल गया कि सेगमेंटेशन इज द प्रोसेस जिससे आप पूरी मार्केट को डिवाइड करते हो इनटू द सब ग्रुप्स जिनकी सिमिलर नीड्स होती हैं, और सेगमेंट इज कि वो वाला सब ग्रुप जिसके अंदर जो लोग हैं उनकी जो नीड्स हैं वो सिमिलर हैं। और उसके बाद टारगेट मार्केट वो सेगमेंट बनेगा हमारी उस टोटल सेगमेंटेशन के बाद, ऐसा सब ग्रुप जिसको हम टारगेट करेंगे कि हमने इसको अपनी प्रोडक्ट या सर्विस बेचनी है। आपके केस में ऑल पीपल विद द एज ब्रैकेट ऑफ 18 to 20 ईयर्स इज द मार्केट। उसके बाद मार्केट को जब हमने डिवाइड किया उन लोगों के हिसाब से जिनकी सिमिलर नीड्स हैं, दिस इज कॉल्ड सेगमेंटेशन। मिसाल के तौर पे सिमिलर नीड्स वाले कुछ ऐसे लोग हैं जो ये चाहते हैं कि हमें गवर्नमेंट की डिग्री मिले लेकिन सस्ती मिले, लेकिन हमारा मेरिट नहीं बन रहा। एक सेगमेंट ये बन गया। दूसरा सेगमेंट ये है जो कहता है कि नहीं, मेरा मेरिट भी बन गया और मुझे पाकिस्तान की जो इलीट क्लास के बिजनेस स्कूल्स हैं मैंने वहाँ पे पढ़ना है। एक और सेगमेंट ये बन गया जिसने कहा कि नहीं, मैंने गवर्नमेंट के स्कूल में या कॉलेज में नहीं पढ़ना, मैंने प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाना, मैं फीस पे कर सकता हूँ। तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे सेगमेंटेशन। और उसके बाद इस सेगमेंटेशन के नतीजे में जो सब ग्रुप्स बनेंगे उनको मार्केट सेगमेंट्स कहेंगे, और इन सब ग्रुप्स में से कंपनी जिनको टारगेट करेगी अपनी प्रोडक्ट या सर्विस बेचने के लिए उसको हम टारगेट मार्केट कहेंगे। तो दिस इज द ओवरऑल ओवरव्यू ऑफ द मॉडल जो कि हमने इस पूरे चैप्टर के अंदर पढ़ना है। इट स्टार्ट विद मार्केट, फ्लोज डाउन टू मार्केट सेगमेंटेशन, फॉलोड बाय अ मार्केट सेगमेंट, और उसके बाद कंपनी डिसाइड करती है कि उसने कौन से सब ग्रुप को टारगेट करना है। किस बेसिस के ऊपर कंज्यूमर मार्केट की सेगमेंटेशन की जा सकती है। जैसे पहले बताया कि मार्केट सेगमेंट कंसिस्ट ऑफ ए ग्रुप ऑफ कस्टमर्स हु शेयर ए सिमिलर सेट ऑफ नीड्स एंड वांट्स। मार्केट सेगमेंट का क्या मतलब है कि ऐसे कस्टमर्स का ग्रुप जिनकी नीड्स और वांट्स सिमिलर हैं। और इस केस में बीइंग अ मार्केटर आपकी टास्क ये होगी कि आपने आइडेंटिफाई करना है कि अप्रोप्रिएट नंबर
एंड नेचर ऑफ द मार्केट सेगमेंट्स जिनको कंपनी ने टारगेट करना है। दिस इज द जॉब ऑफ अ मार्केटियर। कौन कौन से ऐसे मेजर सेगमेंटेशन वेरिएबल्स हैं जिनके जरिए से कस्टमर मार्केट को डिवाइड किया जा सकता है? पहला वेरिएबल है कि ज्योग्राफिकल जो रीजन है उसके हिसाब से मार्केट को तोड़ दिया जाए। पाकिस्तान के अंदर मेजॉरिटी बड़ी कंपनीज ने इसी तरह से पूरे मार्केट को, पाकिस्तान की मार्केट को डिवाइड किया हुआ है। नॉर्थ जोन, साउथ जोन और सेंट्रल जोन, ये इस तरह से पाकिस्तान को डिवाइड किया हुआ है कि नॉर्थ कराची और सिंध हो गया, सेंट्रल पंजाब इस्लामाबाद तक हो गया, और नॉर्दर्न इससे ऊपर वाला जितना भी पाकिस्तान का इलाका है। तो इस तरह पूरी पाकिस्तानी मार्केट को ज्योग्राफिकल रीजन के हिसाब से उन्होंने डिवाइड किया। फिर दूसरा सेगमेंट हो सकता है कि सिटी या मेट्रो का साइज, कितना बड़ा शहर है उसके हिसाब से आप डिवाइड कर लें। जैसे एरियल के केस में आपने देखा कि प्रॉक्टर एंड गैम्बल ने ये डिसाइड किया कि हमने लॉन्च करते हुए इस्लामाबाद, कराची और लाहौर को टारगेट करना है। फिर डेंसिटी, आपकी जो प्रोडक्ट है वो रूरल है या अर्बन है, क्लाइमेट कैसा है, डेमोग्राफिक के अंदर एज आप उसका देख सकते हैं, फैमिली साइज, इसके हिसाब से आप सेगमेंटेशन कर सकते हैं। जेंडर के हिसाब से सेगमेंटेशन की जा सकती है। यूज़र का स्टेटस क्या है, इनकम लेवल क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है, एजुकेशन, रिलीजन, जनरेशन, नेशनैलिटी, सोशल क्लास और पर्सनैलिटी। दीज आर द वेरिएबल्स जिनके ज़रिए से टोटल मार्केट को कस्टमर बेस के ऊपर डिवाइड किया जा सकता है। ये वाले वेरिएबल्स हैं जिनमें से आप किसी को भी टारगेट करके अपनी टोटल मार्केट को सेगमेंटेशन के प्रोसेस के थ्रू डिफरेंट सब यूनिट्स या मार्केट सेगमेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले ज्योग्राफिकल जो सेगमेंटेशन होती है, इसमें आप क्या करते हैं कि आप अपनी टोटल जो मार्केट है इसको ज्योग्राफिकल यूनिट्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं। जैसे डिफरेंट नेशंस हैं, डिफरेंट स्टेट्स हैं, रीजन्स हैं, कंट्रीज़ हैं, सिटीज़ हैं या नेबरहुड्स हैं। जैसे कहा कि पाकिस्तान के केस में मेजॉरिटी ऑफ द मार्केट इज़ डिवाइडेड इनटू नॉर्थ, साउथ एंड सेंट्रल। दूसरी तकसीम क्या हो सकती है, हमारे सूबों के हिसाब से कर दिया जाए, रीजन्स के हिसाब से कर दिया जाए, रेस के हिसाब से कर दिया जाए कि किस तरह की नीड्स लोगों की हैं। जैसे अगर नॉर्थ को अलग ही रखा जाए या साउथ को अलग ही रखा जाए तो कराची और सिंध के अंदर जो नीड्स का डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा है कि कराची और हैदराबाद के अंदर उर्दू स्पीकिंग ज़्यादा लोग हैं और इंटीरियर सिंध में सिंधी हैं। तो उनकी जो डिफरेंट रेस होने की वजह से ज्योग्राफिकल लोकेशन तो सेम है लेकिन नीड्स डिफरेंट है। तो वन ऑप्शन कोड भी कि आप पूरे ज्योग्राफिकल एरिया जिसको आप टारगेट कर रहे हैं उसको इलाके के हिसाब से डिवाइड कर लें। जैसे पाकिस्तान, इसको लाहौर को कहा जाता है कि ये जितने भी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स हैं, एफएमसीजी की कंपनीज हैं, जैसे नेस्ले है, कोक है या पेप्सी है, इन्होंने लाहौर को इस तरह डिवाइड किया हुआ है कि इसको कहते हैं एक नया लाहौर, एक पुराना लाहौर। जो नहर है इसको एज ए डिवाइडर कंसीडर किया जाता है कि नहर से इस तरफ वाला नया लाहौर है और इस तरफ वाला पुराना लाहौर है। तो जो एफएमसीजी की कंपनीज हैं, मतलब इस वाले को शुमाली लाहौर कहते हैं, इस वाले को जनूबी लाहौर कहते हैं। तो एक तरीका ये हो सकता है कि विद इन अ सिटी, अगर बहुत बड़ा शहर है जैसे लाहौर की आबादी वो 1.5 करोड़ के करीब है, तो सिर्फ लाहौर को एक सेगमेंट नहीं समझा जा सकता। और फिर जैसे डिफरेंट सोसाइटीज़ के अंदर जो इनकम लेवल है, लोगों का लाइफ स्टाइल है, वो भी डिफरेंट है। तो वन ऑप्शन कोड भी कि ज्योग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से आप अपनी टोटल मार्केट को डिवाइड कर दें। अदर ऑप्शन कोड भी कि आप उसको डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन कर लें। डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन का मतलब ये होता है कि अगर आप अपनी टोटल मार्केट को ऑन द बेसिस ऑफ एज, लाइफ स्टेज, फैमिली साइज, फैमिली लाइफ साइकिल, जेंडर, इनकम, ऑक्यूपेशन, एजुकेशन, रिलीजन, जनरेशनल, नेशनैलिटी और सोशल क्लास की बेसिस के ऊपर अगर आप डिवाइड करेंगे तो उसको हम कहेंगे डेमोग्राफिक्स। तो ये सारे वेरिएबल्स ऐसे होते हैं कि जिनको आप ड्यू टू द सिमिलर डेमोग्राफिक वेरिएबल आप डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। लाइफ स्टेज का क्या मतलब होता है? लाइफ स्टेज का मतलब ये होता है कि आप ज़िंदगी के किस एज ब्रैकेट के अंदर है, उस एज ब्रैकेट के हिसाब से आपकी जो नीड्स होंगी वो डिफरेंट होंगी। एक कॉलेज गोइंग बंदे की जो नीड्स हैं वो डिफरेंट है, एक 50 साल के फैमिली वाले बंदे की नीड्स डिफरेंट है। एक कॉलेज अपीयरल से ही अगर कपड़ों का हिसाब लगा लें, एक बंदा जो कॉलेज जाता है, यूनिवर्सिटी जाता है, उसके लिए, और एक जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर काम कर रहा है उसके लिए जो अपीयरल इस्तेमाल होगा वो डिफरेंट होगा। अब इसमें कुछ ऐसे वेरिएबल्स हैं जिनको ज़रा फर्दर एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। जैसे मैंने एक का तो बता दिया कि लाइफ स्टेज का क्या मतलब है, देन जनरेशन का क्या मतलब होता है।
देखिए जनरेशन, बुनियादी तौर पे जो जनरेशन का बिहेवियर होता है, सिमिलर माहौल के अंदर बड़े होने की वजह से उसके अंदर कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी आ जाती है। मिसाल के तौर पे अमेरिका के अंदर एक कोहोर्ट इस्तेमाल होता है जिसको बेबी बूमर्स कहते हैं। बेबी बूमर्स वो वाले लोग हैं, इसका सुना है कभी पहले बेबी बूमर्स? बेबी बूमर्स वो लोग हैं, वो कोहोर्ट है जो कि पैदा हुए थे 1946 से लेके 1964 तक। अब ये वाली जो एज ब्रैकेट है, इस वक्त अमेरिका में ये वो लोग हैं जो सबसे ज़्यादा अमीर हैं और अपनी जो रिटायरमेंट की एज है उसके करीब पहुंच चुके हैं। बेबी बूमर्स इनको क्यों कहते हैं, उसकी एक वजह तो ये है कि 1946 से आप देखें कि 1945 में दूसरी जंग अजीम ख़त्म होती है। इसके बाद दुनिया में अमन आ गया था। तो अमन आने के बाद और मेडिकल के अंदर तरक्की होने के बाद पूरी दुनिया के अंदर ग्लोबली एक फिनोमेना ऑब्जर्व किया गया कि पूरी दुनिया की आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ी और जो खुशहाल मुआशरे थे उनकी आबादी उससे भी ज़्यादा बढ़ी। तो अमेरिका एक खुशहाल मुआशरा था, तो उन्होंने कहा कि 1946 से 64 तक हमारी आबादी में बहुत ज़्यादा इन्फ्लक्स हुआ, बच्चे बहुत ज़्यादा पैदा हुए हैं, तो इसलिए उनको कहा गया बेबी बूमर्स, बूम जैसे आता है, तो आबादी में जो बूम आया था। तो इनकी जो नीड्स हैं वो सिमिलर है, तो इसको आप ये कह सकते हैं कि एक जनरेशन की ब्रैकेट डिफाइन करके उनकी नीड्स को सिमिलर करार दे दिया गया। ये एक बड़ी ही कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर है जिसके अंदर जो मशहूर एज ब्रैकेट्स हैं, जनरेशंस हैं, उनको सम अप किया गया है। 1928 से 45 तक की जो जनरेशन थी उसको कहा जाता है कि ये साइलेंट जनरेशन है। द रीज़न इज़ ऑब्वियस कि ये वो वाला टाइम है जब पूरी दुनिया के अंदर जंग हो रही है और अमन के मसाइल हैं, तो ये वाले लोग थे जो कि बड़े ही इंडिविजुअलिस्टिक थे, अपनी ज़ात की हद तक महदूद रहने वाले वो लोग थे। और रीज़न जैसे मैंने कहा कि अपनी जान बचाना ही सबसे बड़ा उस वक्त एक समझ लें कि ज़िंदगी का मकसद होता था, तो इसलिए इनको साइलेंट जनरेशन कहा जाता है। फिर दूसरा 46 से 64 तक बेबी बूमर्स, फिर जनरेशन एक्स है जो कि 1965 से 80 तक पैदा हुए, मिलेनियल्स हैं जो 1981 से लेके 1996 तक ये वो लोग पैदा हुए जो इस वक्त पूरी दुनिया के ऊपर डोमिनेट कर रहे हैं कि ये वाले लोग। और जो सबसे बड़ी डिसरप्शन है टेक्नोलॉजी के अंदर और दुनिया के अंदर आने वाली जो सबसे बड़ी तब्दीली है वो इस जनरेशन ने फेस की है। मिशु काकू एक अमेरिका के फिजिसिस्ट हैं और फ्यूचरिस्ट हैं। वो ये कहते हैं कि इंसानियत ने पिछले 2000 साल के अंदर जितनी तरक्की की है उतनी तरक्की 2000 से लेकर 2020 तक की है, और जितनी तरक्की पिछले 2500 सालों में हुई है उतनी तरक्की अगले 5 सालों में हो जाएगी। तो मिलेनियल्स इनको कहा जाता है कि इस सब पूरी दुनिया के अंदर ये वो लोग हैं जो कि ट्रेंड सेट करते हैं। और ये वो वाली जनरेशन थी जिसने आके एंटरप्रेन्योरशिप को और बिजनेस को एज ए सोर्स ऑफ इनकम समझना शुरू किया। और इसकी अगर आप केस स्टडी देखना चाहें तो फेसबुक जिसने बनाया वो इसी जनरेशन का है, ट्विटर जिसने बनाया वो इस जनरेशन का है, गूगल का आइडिया जिसने दिया वो इस जनरेशन का है। तो ये वाले लोग थे जिन्होंने कहा था कि जो बिजनेस है ये फ्यूचर होगा, नौकरियां नहीं होंगी। तो मेरा ख्याल है आप लोग भी इसी जनरेशन के अंदर फॉल करते हो, या कुछ लोग होंगे जो कि जनरेशन जी के अंदर फॉल करेंगे जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1997 से लेकर 2012 तक है, और उसके बाद उसको कहा जाता है जनरेशन अल्फा जो 2010 के बाद पैदा हुए हैं, जो मतलब इसको डिजिटल जनरेशन भी कहा जाता है, इंटरनेट जनरेशन भी कहा जाता है, कि जिन लोगों ने पैदा होते ही इंटरनेट को एक बहुत ही एक कॉमन चीज़ देखा है। और एक और बात जो मिलेनियल्स के बारे में जो आपको पता होनी चाहिए, याद रखनी चाहिए, वो ये है कि ये वाली जनरेशन है जिसने फ्लॉपी ड्राइव भी देखी है और टेराबाइट भी देखी है। कि फ्लॉपी ड्राइव में जिसमें एमबीज की, और मतलब मैंने खुद जो पहली यूएसबी ड्राइव खरीदी थी वो 56 एमबी की थी। 56 एमबी के लिए एक पूरी यूएसबी किंगस्टन की मैंने खरीदी थी। और अब इस वक्त मतलब आपका जो मोबाइल है उसके अंदर मतलब जीबीज में जितना मर्जी आप डाटा रख लें। तो जो डिजिटल डिसरप्शन है सबसे ज़्यादा वो इन मिलेनियल्स ने देखा है। देन देयर इज अ साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन। साइको इज फ्रॉम साइकोलॉजी। साइकोग्राफिक इज द साइंस ऑफ यूजिंग साइकोलॉजी एंड डेमोग्राफिक्स। साइकोलॉजी और डेमोग्राफिक्स, डेमोग्राफिक के वेरिएबल्स अभी हमने पीछे देखे हैं। इनको अगर आप इस्तेमाल करेंगे
और अपनी मार्केट को डिवाइड करेंगे तो दिस वुड बी साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन। साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन में आप अपने बायर्स को डिवाइड करते हो ऑन द बेसिस ऑफ साइकोलॉजिकल ट्रेट्स, पर्सनैलिटी ट्रेट्स, वैल्यूज एंड लाइफस्टाइल। जैसे पाकिस्तान में कहा जाता है कि कॉफी इज नॉट अ ड्रिंक, कॉफी को ड्रिंक नहीं है, इट इज अ लाइफस्टाइल। बर्गर किंग जब पाकिस्तान में आया है तो उसने ये नहीं कहा कि मैं बर्गर बेचने आया हूं, उसने कहा कि मैं एक नया लाइफस्टाइल देने आया हूं। पिज्जा हट जब पाकिस्तान में आया उसने ये नहीं कहा कि मैं पिज्जा बेचता हूं, उसने कहा मैं एक नया लाइफस्टाइल लेके आया हूं। तो ऑन द बेसिस ऑफ डेमोग्राफी और साइकोलॉजी अगर आप मार्केट को डिवाइड करेंगे पर्सनैलिटी ट्रेट्स के ऊपर, लाइफस्टाइल के ऊपर, वैल्यूज के ऊपर, तो दिस वुड बी साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन। साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन के लिए एक टूल इस्तेमाल होता है दैट इज कॉल्ड स्ट्रेटेजिक बिजनेस इनसाइट, वेल्स फ्रेमवर्क इसको कहा जाता है। ये अमेरिका के अंदर उन्होंने एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाया है जिसमें उन्होंने लोगों की साइकोलॉजिकल ट्रेट्स को क्लासिफाई किया है इनटू 8 प्राइमरी ग्रुप्स बेस्ड ऑन द रिस्पॉन्स, जो कि उन्होंने 4 डेमोग्राफिक वेरिएबल्स के ऊपर 25 एटीट्यूडनल क्वेश्चंस को फिल करते हुए अपना रिस्पॉन्स रिकॉर्ड करवाया है। और इसके अंदर 80,000 हर साल नए लोगों का डाटा कलेक्ट किया जाता है और इस फ्रेमवर्क के अंदर डाला जाता है। तो इसमें उन्होंने ये कहा, वेल्स का फ्रेमवर्क ये कहता है कि जो इंसान का बिहेवियर होता है दैट इज रिजल्ट ऑफ हिज साइकोलॉजी एंड डेमोग्राफी, कि इंसान की नफ्सियात क्या है और उसका मुआशरा उसके ऊपर कौन कौन से इम्पैक्ट्स डालता है। तो अब इन दोनों के फंक्शन का नतीजा होता है कि जब भी कोई परचेज डिसीजन इंसान करता है। और उन्होंने फिर डिवाइड किया कि अगर आप इंसान को डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड करना चाहें तो मोटिवेशन और जो रिसोर्स और इनोवेशन के फ्रेमवर्क के ऊपर डिफरेंट तरह से लोगों का बिहेवियर होता है। तो उनको हम 9 तरीकों से लोगों को टैग कर सकते हैं। 9 डिफरेंट तरीकों के लोग साइकोलॉजिकली और डेमोग्राफिकली एग्जिस्ट करते हैं। कुछ आइडियल्स होते हैं जो कि आइडियलिस्टिक सोच होती है जिनकी, कुछ अचीवमेंट ओरिएंटेड होते हैं, कुछ सेल्फ एक्सप्रेशन को बयान करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव होते हैं, कुछ थिंकर्स होते हैं, कुछ अचीवर्स होते हैं, कुछ एक्सपीरियंसेस को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं, कुछ बिलीवर्स होते हैं, कुछ स्ट्राइवर्स होते हैं, कुछ मेकर्स होते हैं। तो दीज आर द 9 टाइप्स जो कि वेल्स का ये फ्रेमवर्क बताता है कि जो इंसान को आपने डिवाइड करना है ऑन द बेसिस ऑफ साइकोलॉजी एंड डेमोग्राफी, तो इस तरह से आप अपनी टोटल मार्केट को डिवाइड कर सकते हैं। देन देयर इज अ बिहेवियरल सेगमेंटेशन। बिहेवियरल सेगमेंटेशन का क्या मतलब है कि व्हेन यू डिवाइड योर बायर्स इनटू ऑन द बेसिस ऑफ देयर नॉलेज, एटीट्यूड, use of or response to a product, this is called behavioral segmentation। इसका मतलब ये है कि इंसान की, आपके कस्टमर की जो नीड है उसको और उसके साथ जो आप बेनिफिट एसोसिएट करते हैं टू योर प्रोडक्ट, उसकी बेसिस के ऊपर आप अपनी जो मार्केट है उसकी सेगमेंटेशन करेंगे। तो दिस वुड बी बिहेवियरल सेगमेंटेशन। द की वर्ड, द कैच इज के नीड एंड बेनिफिट। व्हेन वी कंज्यूम प्रोडक्ट्स, जब भी कोई कस्टमर किसी भी प्रोडक्ट को कंज्यूम करता है तो वो या तो अपनी किसी ज़रूरत के तहत करता है या कोई बेनिफिट ड्रॉ करना चाहता है। आप लोगों ने एडमिशन किसके लिए लिया है? टू फुलफिल योर नीड और टू ड्रॉ सम बेनिफिट्स। बेनिफिट लेने के लिए, नीड नहीं थी, दोनों थे। नीड पूरी होगी तो बेनिफिट होगा। सो दिस इज बिहेवियरल सेगमेंटेशन, कि अगर कोई इंसान ये समझता है कि उसकी कोई नीड है तो ऑफर हिम अ बेनिफिट जो कि उसकी नीड को कंप्लीमेंट करे। दिस इज कॉल्ड बिहेवियरल सेगमेंटेशन। कॉन्स्टलेशन एक ग्रुप ऑफ ब्रांड्स है अमेरिका के अंदर, उन्होंने जो बिहेवियरल सेगमेंटेशन है उसके हिसाब से अपनी जो टोटल मार्केट है उसको उन्होंने डिवाइड किया कि जब भी आप अपनी मार्केट को देखेंगे तो उसमें इस तरह के 6 कस्टमर्स होंगे जो कि आपकी प्रोडक्ट या सर्विस को इस्तेमाल कर रहे होंगे। 12% उनके ख्याल में उनके जो कंज्यूमर्स हैं कॉन्स्टलेशन ब्रांड्स के, वो एंथुजियास्ट हैं,
जो कि बहुत ज़्यादा एनर्जी के साथ और बहुत ज़्यादा कमिटमेंट के साथ उनके ब्रांड को इस्तेमाल कर रहे हैं। 20% आर इमेज सीकर्स। इमेज सीकर के क्या मतलब है? आपने देखा होगा कि एक बंदा आके बैठता है, बैठते ही सबसे पहले मोबाइल रख देता है, अपनी गाड़ी की चाबी रख देता है। व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ इमेज सीकर। देन 15% होते हैं जो कि सेवी शॉपर्स होते हैं। सेवी का मैंने बताया था लास्ट क्लास में, सेवी शॉपर्स जो बहुत ज़्यादा विंडो शॉपिंग करते हैं। बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव रिसर्च के बाद कोई भी परचेज डिसीजन करने वालों को सेवी शॉपर्स कहा जाता है। सेवी इज़ फ्रॉम नॉलेज, इन्फॉर्मेशन। तो जो बंदा बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर करेगा उसको हम सेवी शॉपर्स कहेंगे। देन 16% आर ट्रेडिशनलिस्ट, रिवायत पसंद है। अब्बा जी ने यही लिया था, मैंने पिछली दफ़ा यही लिया था, और इस तरह से जो बंदे रिवायत को पसंद करते हैं वो 16% होते हैं। देन देयर आर सेटिस्फाइड शॉपर्स जो कि तकरीबन 14% होते हैं, और 23% ऐसे कस्टमर्स हैं कॉन्स्टलेशन ब्रांड की रिसर्च के हिसाब से जो कि ओवरवेलम्ड होते हैं, जो कि आपकी प्रोडक्ट और सर्विस से बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और जब भी आप बिहेवियरल सेगमेंटेशन करने जाएंगे तो यू हैव टू आइडेंटिफाई कि डिसीजन प्रोसेस के अंदर कौन कौन से रोल होते हैं, जिनको हमने लास्ट क्लास में भी देखा था जब हम बिजनेस मार्केट की बात कर रहे थे। तो देयर आर इनिशिएटर, वो बंदा जो कि किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस की नीड को इनिशिएट करता है, डिस्कशन को इनिशिएट करता है। देन देयर इज एन इन्फ्लुएंसर जो कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को इन्फ्लुएंस कर सकता है। देन देयर इज अ डिसाइडर जो कि फैसला करता है कि प्रोडक्ट लेनी है या नहीं। देन देयर इज अ बायर जिसने एक्चुअली वो सर्विस खरीदी है। देन देयर इज अ यूजर। तो आपके ऑर्बिट में बीबीए के एडमिशन के लिए हु वाज द इनिशिएटर? आपके इस परचेज डिसीजन में किसने इनिशिएट किया था? किसने? मिस आमना? नहीं, मिस आमना के पास तो आप इंफॉर्मेशन लेने आए ना। जिसने इस नीड को हाईलाइट किया कि आपको एडमिशन लेना चाहिए। मिस आमना के पास तो बहुत बाद में, वो तो रैंडमली आपका नंबर उन्होंने कहीं से लिया और मैसेज सेंड कर दिया। और किसने इन्फ्लुएंस किया कि एडमिशन लेना है? कोई ऐसा बंदा था जिससे कि इन्फ्लुएंस की वजह से आपने एडमिशन लिया? वलीद ने अपने ज़रिए लिया है। डिसाइडर आप खुद हैं, बायर भी आप खुद हैं और यूज़र भी आप खुद हैं। बायर तो खैर आप खुद नहीं है जी, वलीद भाई ने बताया था कि एडमिशन ले लो। चलें, गुड। तो बहुत अच्छा है। तो इस तरह से किसी भी डिसीजन के लिए डिफरेंट 5 रोल्स होते हैं जो कि डिसीजन प्रोसेस के ऊपर असरअंदाज हो रहे होते हैं। देन जो यूज़र और यूजेज के रिलेटेड वेरिएबल्स हैं उनका भी इम्पैक्ट पड़ता है किसी भी कस्टमर के बाइंग डिसीजन के ऊपर। और वो कौन कौन से हो सकते हैं कि किस मौके के ऊपर कौन सा फैसला किया जा रहा है। जैसे कुछ सीजनल चीज़ें होती हैं, शादियों का सीज़न आ गया है तो उसमें डिफरेंट तरह की प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की डिमांड बढ़ जाती है। यूज़र का स्टेटस क्या है, यूजेज रेट क्या है, और बायर की जो रेडीनेस स्टेज है वो क्या है, और लॉयल्टी स्टेटस क्या है। ये वो वाले स्टार्टिंग पॉइंट्स हैं जो कि यूज़र और यूजेज रिलेटेड वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई करते हैं। अब इसके अंदर एक मैंने कहा बायर रेडीनेस स्टेज, ये क्या होता है? दिस इज कॉल्ड बायर रेडीनेस स्टेज, जिसको मार्केटिंग फनल भी कहा जाता है। कि नॉर्मली जब भी कोई कस्टमर इंडिविजुअल डिसीजन लेता है किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को खरीदने का, तो इट स्टार्ट विद द अवेयरनेस। और अवेयरनेस कहाँ से आती है? मिस आमना ने मैसेज भेजा, ये क्या था? दिस वाज मार्केटिंग कैंपेन। तो मार्केटिंग फनल में इट स्टार्ट विद अ वेरी ब्रॉड फ्रेमवर्क, और उसके बाद ये नैरो डाउन होता जाता है। उसके बाद आपका इंटरनेट के ज़रिए इंगेजमेंट बढ़ती है। आप इसको सर्च किया होगा, जैसे किसी ने कहा कि फेसबुक के ऊपर इनका प्रमोशन चल रही थी, वो मैंने देखी। देन अवेयरनेस के बाद आपने इसको एक्सप्लोर किया, उसके बाद यू स्टार्ट कंसिडरिंग। तो तीसरे लेवल पे मार्केटिंग फनल में आप कंसिडरेशन की फेज पे आ जाते हो एज ए कंज्यूमर, कि आप देखते हो कि इसको मैंने कंसिडर करना है और कौन कौन से अल्टरनेटिव्स हैं जिनको मैंने कंसिडर करके फाइनल बाइंग डिसीजन करना है या नहीं। आफ्टर कंसिडरेशन यू हैव एन इंटेंट कि मैंने ये परचेज डिसीजन करना है या नहीं करना। इंटेंट बन जाता है, आपकी नीयत बन जाती है।
और उसके बाद यू इवैल्यूएट कि इसका क्या-क्या फ़ायदा होगा मुझे, और उसके बाद आपका परचेज़ डिसीजन आ जाता है और जो सेल्स की ट्रांज़ैक्शन है वो कंप्लीट हो जाती है। तो दिस इज़ कॉल्ड बाइंग। बायर का जो रेडीनेस स्टेज है थ्रू मार्केटिंग फनल, आपने इसको भी एनालाइज़ करना है कि जब भी आप अपनी सेगमेंटेशन के लिए कस्टमर को अप्रोच कर रहे होंगे, तो आपने कस्टमर को इस मार्केटिंग फनल की डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर मैप करके देखना है कि जिस कस्टमर को आप टारगेट कर रहे हो वो किस स्टेज के ऊपर है। और उसके बाद लॉयल्टी स्टेटस की मैंने बात की थी कि जब भी यूज़र और यूसेज के रिलेटेड वेरिएबल्स में हम लॉयल्टी का स्टेटस भी देखते हैं कि बंदों की या कस्टमर्स की या मार्केट की जो लॉयल्टी का स्टेटस क्या है। नॉर्मली जो मार्केटियर्स हैं वो डिफरेंट 4 ग्रुप्स में जो रिलेशनशिप है बिटवीन द प्रोडक्ट सर्विस एंड द कस्टमर उसको डिवाइड करते हैं ऑन द लॉयल्टी स्टेटस। कुछ होते हैं जो कि हार्ड कोड लॉयल्स होते हैं, जो कि सिर्फ एक ही ब्रांड खरीदते हैं ऑल द टाइम। अगर मोबाइल फ़ोन की बात की जाए तो जिस बंदे ने एक दफ़ा आईफ़ोन इस्तेमाल कर लिया वो समझेगा कि ये लीग ही अलग है, तो मैंने अब एंड्रॉयड पे नहीं जाना। तो वो कौन है? हार्ड कोर लॉयल्स, जिन्होंने सिर्फ एक ही प्रोडक्ट खरीदनी है। एक लोकल एग्जांपल भी है जिसको आप कंसीडर कर सकते हैं। अब पता नहीं आप लोगों ने उसका है एक्सपोजर या नहीं है। लाहौर के अंदर एक होती थी निराला स्वीट्स, एक पूरा केस स्टडी है। उनके सारा बिजनेस ठप हो गया एक वक्त में, जितना गोरमे का बिजनेस है इससे ज़्यादा उनका बिजनेस था, लेकिन फिर उसके जी जुए में आ रहे थे। खैर, तो उनके जो ब्रांड के लॉयल्स थे जिनमें मैं भी शामिल था, उनकी आखिरी जो आउटलेट थी वो मॉडल टाउन लिंक रोड पे थी। तो जब तक वो खुली रही है मैं बर्फ़ी वहीं से जाके लेता रहा। तो क्या था कि जब वो बंद हो गई तो उसके बाद फिर लोग स्विच करना शुरू हो गए। तो एक पूरी क्लास थी, वो अपने आप को कहते थे कि हमने अगर बर्फ़ी खानी है तो निराला से खानी है। तो दिस वाज़ क्या कि जो कुछ ऐसे कस्टमर्स होते हैं जो कि हार्ड कोर लॉयल्स होते हैं। देन देयर आर स्प्लिट लॉयल्स जो कि 2 या 3 ब्रांड्स डिफरेंट इस्तेमाल करते हैं। फिर शिफ्टिंग लॉयल्स जो कि जिनकी जो लॉयल्टी है वो शिफ्ट हो जाती है ओवर टाइम। फिर स्विचेज़ हैं जो कि किसी भी ब्रांड के साथ उनकी जो लॉयल्टी है वो परमानेंट नहीं होती। वो सिर्फ जो डिसीजन करते हैं वो लॉयल्टी की बेस पे नहीं करते, वो अपनी जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं उनके हवाले से अपना फैसला करते हैं टू परचेज और नॉट टू परचेज। अगर बिहेवियरल सेगमेंटेशन की बात की जाए और इसको एज ए मॉडल डिस्क्राइब किया जाए तो आपकी जो टोटल टारगेट मार्केट है उसको आप 2 हिस्सों में पहले डिवाइड करते हो कि बिहेवियरल सेगमेंटेशन में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि आपकी ब्रांड से अवेयर हैं, कुछ ऐसे हैं जो कि अनअवेयर हैं। जो अवेयर हैं उनमें फिर आगे 2 टाइप्स हो गई। कुछ ऐसे लोग होंगे जो अवेयर तो हैं लेकिन उन्होंने ट्राई नहीं किया, और कुछ ऐसे हैं जिन्होंने ट्राई किया होगा। तो जिन्होंने ट्राई नहीं किया, हो सकता है उनका नेगेटिव ओपिनियन हो आपके बारे में, हो सकता है वो न्यूट्रल हो सकता है फेवरेबल ओपिनियन हो। और जिन्होंने ट्राई किया हुआ है उनके भी 3 तरह का रिस्पॉन्स हो सकता है कि ट्राई किया था फिर रिजेक्ट कर दिया, ट्राई किया था और रिपीट ऑर्डर भी कर दिया है, और ट्राई किया है लेकिन अभी तक रिपीट ऑर्डर नहीं किया। ट्राई करने वालों और रिपीट ऑर्डर करने वालों की भी आगे 3 टाइप्स हो सकती हैं। कुछ ऐसे हैं जो कि लॉयल टू अदर ब्रांड्स हैं, फिर कुछ ऐसे हैं जो कि स्विच कर जाएँगे, और फिर कुछ ऐसे हैं जो कि आपके ब्रांड के साथ लॉयल रहेंगे। और जो लॉयल रहेंगे उनकी भी 3 टाइप्स हैं। उनका जो यूसेज है वो बहुत ज़्यादा है, हैवी यूज़र्स हैं, रेगुलर यूज़र हैं या लाइट यूज़र्स हैं। तो बिहेवियरल सेगमेंटेशन बेस्ड ऑन द नीड एंड बेनिफिट, जब आप मार्केट को डिवाइड करोगे इनटू द स्मॉलर सेगमेंट्स तो उसको आप इस मॉडल से भी समझ सकते हो। तो दीज आर द बेसिस जिनके ज़रिए आप कस्टमर मार्केट को सेगमेंटेशन के ज़रिए सब ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हो। देन देयर इज़ अ क्वेश्चन कि अगर तो कस्टमर और बिजनेस मार्केट को हम डिफरेंट समझते हैं, जो कि हम समझते हैं, और पिछले 4 लेक्चर्स में हमने इसी के ऊपर बात की कि कस्टमर की मार्केट अलग होती है, कस्टमर मार्केट का जो बिहेवियर होता है वो अलग होता है, और बिजनेस मार्केट का जो बिहेवियर होता है वो अलग होता है। तो अब तक हमने जो देखा है दैट इज़ कि अगर आपने अपनी जो मार्केट है, कस्टमर की जो मार्केट है, उसको आपने डिवाइड करना है ऑन द बेसिस ऑफ
कंज्यूमर्स, तो आप डेमोग्राफिक कर सकते हो, साइकोग्राफिक कर सकते हो, जियोग्राफिक कर सकते हो, या बिहेवियरल सेगमेंटेशन कर सकते हो। व्हाट अबाउट कि अगर आपका जो कस्टमर है दैट इज अ बिजनेस, तो पहला तरीका ये हो सकता है कि आप अपने उस बिजनेस के कस्टमर को डेमोग्राफिक्स के ऊपर डिवाइड कर लो, और डेमोग्राफिक्स में आप देखोगे कि किस इंडस्ट्री के अंदर आपने सर्व करना है, फिर आपकी कंपनी का साइज क्या है, और आपकी कंपनी की लोकेशन क्या है। दिस इज बिजनेस सेगमेंटेशन ऑन द बेसिस ऑफ डेमोग्राफिक्स। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि बिजनेस सेगमेंटेशन आप कर रहे हैं ऑन द ऑपरेटिंग वेरिएबल्स। ऑपरेटिंग वेरिएबल्स का क्या मतलब है कि आपका बिजनेस और आपके कस्टमर का जो बिजनेस है उसके अंदर कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है, यूजर और नॉन यूजर का स्टेटस क्या है, देन कस्टमर की कैपेबिलिटीज क्या है। तो दिस इज ऑपरेटिंग वेरिएबल्स, जिनकी बेसिस के ऊपर आप अपने जो कस्टमर है, जो कि एक बिजनेस मार्केट है, उसको सेगमेंट कर सकते हो। देन देयर आर परचेजिंग अप्रोचेस। परचेजिंग अप्रोचेस का क्या मतलब है कि जो परचेजिंग फंक्शन क्या है ऑर्गेनाइजेशन का, वो कैसा है, क्या वो सेंट्रलाइज्ड है या डिसेंट्रलाइज्ड है। इससे फैसला होगा कि आपकी सेगमेंटेशन कैसे होगी। पावर स्ट्रक्चर क्या है कंपनी का, क्या वहाँ पे जो फाइनेंशियली डोमिनेटेड लोग हैं वो कौन है, फैसला किसने करना होता है। इससे फैसला होगा कि बिजनेस मार्केट को आपने डिवाइड कैसे करना है। नेचर ऑफ द एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप, जिस कंपनी को बिजनेस मार्केट में आप सेगमेंट करने जा रहे हो उसके साथ आपका स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, डिजायरेबल रिलेशनशिप है, या डिजायरेबल रिलेशनशिप नहीं है। जर्नल उनकी जो जर्नल परचेजिंग पॉलिसीज हैं वो कौन कौन सी हैं, क्या वो सील्ड बिडिंग करते हैं, क्या वो सर्विस कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं, क्या वो सिस्टम परचेज करते हैं। सील्ड बिडिंग क्या होती है, व्हाट इज सील्ड बिडिंग। सील का मतलब होता है मोर और बिडिंग का मतलब होता है प्रपोजल। तो डिफरेंट, जब कंपनीज ने कोई काम कराना होता है तो वो सील्ड बिडिंग करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपके इस कैंपस में उन्होंने जो कैफ़े है इसका ठेका किसी को देना है, तो इसके लिए वो कहेंगे कि आप अपनी बिड दें कि हम साल के लिए सर्विसेज आपको देंगे और कितने पैसों में वो ये सर्विस खरीदेंगे। दिस कॉल्ड सील्ड बिडिंग। उसके ऊपर अपना वो प्रपोजल डालेंगे कि हम इतने पैसों में ये सर्विस देंगे और उसको सील करके आपको दे देंगे। देन देयर इज अ सर्विस कॉन्ट्रैक्ट। जी नहीं नहीं, वो तो बाद में होगा ना, पहले तो प्रपोजल आएगा, स्टाम्प बाद में होगा। जब जिस वेंडर को ये सर्विस मिल जाएगी उसके साथ स्टैम्प होगा जब एक्चुअली परचेज किया जाएगा। सर्विस कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, सर्विस कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि ये काम करना इतने पैसों में करना है। दिस इज कॉल्ड सर्विस कॉन्ट्रैक्ट। इसमें डिटेल्स नहीं होती कि आपने चाय कौन सी रखनी है, कोल्ड ड्रिंक कौन सी रखनी है, समोसा कितने का बेचना है। दिस इज कॉल्ड सर्विस कॉन्ट्रैक्ट। ये सर्विस है, इसके इतने पैसे हैं। देन देयर इज अ सिस्टम परचेजेस, वर्क का हिस्सा है ना, इसलिए जाता है मैसेज। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहती है कि ये बंदा इसमें से निकल जाएगा, सिस्टम ही फैसला करेगा। देन देयर इज अ परचेज क्राइटेरिया के जैसे गवर्नमेंट हमारी जब भी कोई चीज़ प्रिक्योर करती है तो उसका क्राइटेरिया क्या होता है, कभी किसी को पता है कि अगर गवर्नमेंट ने मेट्रो बनवानी है और 15 कंपनीज ने अप्रोच किया है तो किसको ठेका मिलेगा, जो सबसे सस्ती होगी। तो गवर्नमेंट का क्राइटेरिया है कि किसने सबसे कम बिड किया उसको दे दो, चाहे बाद में वो पुल बना ही और साथ ही गिर गया। तो परचेज क्राइटेरिया क्या है, इट कुड बी क्वांटिटी, इट कुड बी क्वालिटी, इट कुड बी प्राइस, इट कुड बी सर्विस। तो गवर्नमेंट हमारी पाकिस्तान की सरकार ये कहती है कि सस्ती होनी चाहिए। सस्ता है, मयारी है या नहीं, इससे बहस नहीं है, सस्ता हो चाहे गैर मयारी हो चलेगा। देन देयर आर सम सिचुएशनल फैक्टर्स। जैसे सिचुएशनल फैक्टर क्या है, अर्जेंसी है। कोविड आ गया था, पूरी दुनिया में हैंड सैनिटाइजर खत्म हो गया, तो अर्जेंसी कि किसी भी चीज़ की अगर अर्जेंट ज़रूरत पड़ जाए तो उसके लिए जी हाँ, मास्क भी खत्म हो गए। देन देर आर स्पेसिफिक एप्लीकेशंस, कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि स्पेसिफिक पर्पस को सर्व करने के लिए बनाई जाती हैं। तो ये वन टाइम चीज़ होगी। जैसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ईआरपी बेस्ड अगर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आ जाए तो दिस वुड बी स्पेसिफिक एप्लीकेशन फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। फिर साइज और ऑर्डर,
कि जो ऑर्डर का साइज़ है वो कितना बड़ा है, इससे फैसला होगा कि आपने किस तरह की कंपनी को वो ऑर्डर प्लेस करना है। बिजनेस सेगमेंटेशन में जो आखिरी फैक्टर्स हैं जो कि इम्पैक्ट कर सकते हैं वो हैं पर्सनल करेक्टरिस्टिक्स। पर्सनल करेक्टरिस्टिक्स बिटवीन बायर एंड सेलर, के बायर और सेलर की सिमिलैरिटी कितनी है, वो एक दूसरे की वैल्यूज़ को, एक दूसरे के कल्चर को कितनी अच्छी तरह से समझते हैं, और एटीट्यूड टुवर्ड्स रिस्क कितना है, कितना रिस्क को अवॉइड करना चाहते हैं और कितनी रिस्क अवर्जन मौजूद है। देन आखिरी जो फैक्टर है 17 पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स में, दैट इज लॉयल्टी, कि कस्टमर की जो लॉयल्टी है टुवर्ड्स सप्लायर वो कितनी ज़्यादा है। तो दीज आर द सम ऑफ द सेगमेंटेशन प्रोसेस या सेगमेंटेशन बेसिस जिनके ज़रिए जो बिजनेस की मार्केट है उसकी सेगमेंटेशन की जाती है। इसमें स्टेप्स कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं? अब तक हमने सिर्फ सेगमेंटेशन की बात की है, और इन द स्टार्ट मैंने कहा था कि दिस इज STP, सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजिशनिंग। STP प्रोसेस इसको कहा जाता है। तो सेगमेंटेशन का प्रोसेस स्टार्ट विद द नीड बेस्ड सेगमेंटेशन। जब भी कोई प्रोसेस शुरू होगा सेगमेंटेशन की, नीड को आइडेंटिफाई किया जाएगा कि हमें अलग से मार्केट सेगमेंट क्रिएट करने की ज़रूरत क्यों है। देन यू वुड गो फॉर सेगमेंट आइडेंटिफिकेशन, कि कौन कौन से ऐसे सिमिलर वेरिएबल्स हैं जिनकी बेसिस के ऊपर हम अपनी सेगमेंटेशन को कर सकते हैं। इट कुड बी डेमोग्राफिक्स, इट कुड बी यूजेज, इट कुड बी लाइफस्टाइल, और कोई भी ऐसा एक्शनेबल और आइडेंटिफाइबल डिस्टिंक्ट सेगमेंट होना चाहिए जिससे आप उसको आइडेंटिफाई कर सको कि ये अलग सेगमेंट है। देन कि वो जो सेगमेंट है वो कितना अट्रैक्टिव है। अट्रैक्टिव का क्या मतलब है कि अगर आप एक सेगमेंटेशन के करते हैं, उसके लिए प्रोडक्ट और सर्विस बनाते हैं, तो क्या वहाँ से इतनी सेल्स जनरेट हो पाएंगी कि हमारी जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसके ऊपर, ग्रोथ के ऊपर, कंपेटिटिव इंटेंसिटी के ऊपर और मार्केट एक्सेस के ऊपर ये जो सेगमेंट है ये पूरा उतरेगा या नहीं उतरेगा। देन जो सेगमेंट है वो प्रॉफिटेबल होना चाहिए। फिर सेगमेंट की पोजीशनिंग करते हैं। पोजीशनिंग का क्या मतलब होता है कि फॉर ईच सेगमेंट यू हैव टू क्रिएट अ वैल्यू प्रपोजिशन और प्राइस पोजीशनिंग स्ट्रेटजी बेस्ड ऑन दैट सेगमेंट यूनिक कस्टमर्स नीड एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। वैल्यू प्रपोजिशन क्या होती है? व्हाट इज वैल्यू प्रपोजिशन? वैल्यू प्रपोजिशन is the combination of product and brand. Product mean features, brand mean your associations. तो जब भी कस्टमर कोई चीज़ खरीदता है तो वो सिर्फ प्रोडक्ट या सिर्फ ब्रांड नहीं खरीदता, वो वैल्यू प्रपोजिशन खरीदता है जिसमें प्रोडक्ट के कुछ फीचर्स होते हैं और कुछ उसकी ब्रांड की एसोसिएशंस होती हैं। तो दिस इज वैल्यू प्रपोजिशन। देन यू टेस्ट द सेगमेंट, के इस सेगमेंट का जो स्टोरी बोर्ड है वो कैसे बनाया जाएगा ताकि आप अपनी उस सेगमेंट की पोजीशनिंग स्ट्रेटजी को डिफाइन कर सकें। एंड देन देयर इज अ मार्केटिंग मिक्स स्ट्रेटजी, के अभी आपको इस सेशन के एंड पे मैं एक वीडियो दिखाता हूँ, उसमें आपने मार्केटिंग मिक्स देखना है। हमें अमूमन ये लगता है कि जब भी किसी भी प्रोडक्ट की या सर्विस की मार्केटिंग की जाती है तो उस प्रोडक्ट और सर्विस के फीचर्स को हाईलाइट किया जाता है, विच इज नॉट द केस। अगर किसी ने ये लैपटॉप बेचना है तो हमें ये लगता है एज ए ले मैन, नॉट एज मार्केटियर, कि वो इस लैपटॉप की खूबियां बताएगा, विच इज नॉट द केस। और इस पूरे कोर्स का पर्पज ये है कि आप मार्केटिंग मिक्स की अहमियत को भी समझो, कि जब भी आपने प्रोडक्ट और सर्विस बेचनी है तो प्रोडक्ट के फीचर्स प्लस ब्रांड एसोसिएशन, जो वैल्यू प्रपोजिशन बनेगी, और इसके ऊपर आपने मार्केटिंग मिक्स की स्ट्रैटेजी लगानी है जिसमें आपने प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन और प्लेस के वेरिएबल्स को मिला के एक पैकेज बनाना है ताकि कस्टमर आपकी उस प्रोडक्ट को खरीदे। तो यहाँ तक हमारा एस कंप्लीट हो गया। STP वाले प्रोसेस में सेगमेंटेशन वाला जो पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं कि टी क्या था, टारगेटिंग। कि सेगमेंटेशन इज द प्रोसेस जिसमें आपने सब ग्रुप्स में डिवाइड किया, और सेगमेंट वो है कि इस सेगमेंटेशन प्रोसेस के बाद जो सब ग्रुप्स आपने बनाए वो हर सब ग्रुप इज अ सेगमेंट। अब इन तमाम सेगमेंट्स में से जिसको आपने डिसाइड किया कि मैंने टारगेट करना है, दैट इज योर टारगेट मार्केट या मार्केट टारगेटिंग। क्लियर है?
सेगमेंटेशन का क्राइटेरिया क्या होता है कि आपने पूरी मार्केट को कैसे हमने डिफाइन किया? मार्केट इज अ सेट ऑफ पोटेंशियल एंड एक्चुअल बायर्स, दिस इज मार्केट। उसके बाद सेगमेंटेशन इज द प्रोसेस जिसमें आपने मार्केट को डिवाइड किया छोटे छोटे सिमिलर ग्रुप्स के अंदर, और उस सिमिलर ग्रुप्स में से जिसको आप टारगेट करने जा रहे हो, आपकी टारगेट मार्केट है। क्राइटेरिया क्या इस्तेमाल होगा जिससे आपने सेगमेंट की जो अट्रैक्टिवनेस है उसको मैयर करना है। उसके लिए ये 5 ऐसे वेरिएबल्स हैं जो कि आपने आइडेंटिफाई करने हैं कि वो जो सेगमेंट है क्या वो मैयरेबल है, क्या आप उसको अलग से सेगमेंट कंसीडर कर सकते हैं। दूसरा, क्या वो सब्सटेंशियल है, काफ़ी है कि आप एक पूरी प्रोडक्ट या सर्विस या प्रोडक्ट कैटेगरी उसके लिए बनाए। एक्सेसिबल है, आप उस तक पहुंच सकते हैं। डिफ्रेंशिएटेबल है, आपकी पुरानी मार्केट से उसको आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। और क्या वो एक्शनेबल है कि आप अपनी जो इफेक्टिव प्रोग्राम्स हैं फॉर्मुलेट कर सके उस मार्केट को एड्रेस करने के लिए। तो ईच सेगमेंट शुड बी evaluated on the basis of these variables. It should be measurable कि आप उसको अलग से measure कर सकें। It should be substantial, it should be accessible, it should be differentiable, और वो actionable भी हो, उसके ऊपर आप action भी कर सकें। BMW के पास एक दफ़ा एक प्रपोजल भेजा गया कि दुनिया के अंदर देयर आर 0.3% पॉपुलेशन जिनका कद 4 फुट से कम है। तो क्या हमें ऐसे लोगों के लिए अलग से गाड़ी बनानी चाहिए जिसकी हाइट 4 फुट या उससे कम है? तो क्या था, अब ये डिसाइड हुआ या नहीं ये एक सेपरेट बहस है, लेकिन ये क्या किया जा रहा है, पूरी मार्केट को स्टडी किया, एक्चुअल और पोटेंशियल बायर्स। अब एक्चुअल बायर में तो वो 4 फुट वाला नहीं है लेकिन पोटेंशियल बायर में है। सेगमेंटेशन की, उसमें से ऑन द बेसिस ऑफ हाइट सेगमेंटेशन कर दी, और एक सेगमेंट वो बन गया जिसकी हाइट 4 फुट है। तो अब 4 फुट वालों को इसके ऊपर मैयर किया जाएगा कि 4 फुट वाले जैसे 0.3% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, तो आप मैयर कर सकते हैं सब्सटेंशियल है या नहीं। अब सब्सटेंशियल को एक्सप्लोर करना पड़ेगा कि उसकी बाइंग पावर है या नहीं, एक्सेसिबल है कि नहीं, कि जहाँ पे जिन लोगों की हाइट 4 फुट है क्या वहाँ BMW के ऑपरेशंस हैं, डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। एक्शनेबल है या नहीं, बिल्कुल किया जा सकता है। तो मार्केट की और अपने सेगमेंट की अट्रैक्टिवनेस को मैयर करना एक और चैलेंज होता है जो कि किसी भी मार्केटियर के दरपेश होता है। माइकल पॉटर एक बिजनेस स्ट्रैटेजी के एक्सपर्ट हैं। उन्होंने कहा था कि जब भी आपने किसी भी मार्केट की अट्रैक्टिवनेस को मैयर करना है तो इन पैरामीटर्स के ऊपर करें। अभी हमने क्या देखा था, ये दिस इज द क्राइटेरिया जिसके ऊपर आपने अपने सेगमेंट की अट्रैक्टिवनेस को इवेल्युएट करना है कि वो इफेक्टिव है या नहीं। और माइकल पॉटर ने क्या कहा था कि पूरी मार्केट को अगर आपने देखना है कि क्या वो अट्रैक्टिव है या नहीं, पहला, जिस मार्केट में आप एंटर करने जा रहे हो, वैसे इसके बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं माइकल पॉटर के 5 फोर्स मॉडल के, लेकिन आज हम जिसके बारे में बात करेंगे वो सिर्फ ये है कि मार्केट जिसके अंदर आप एंटर करने जा रहे हो वो कितनी अट्रैक्टिव है। थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट, जिस मार्केट में जिस बिजनेस में आप जा रहे हो, पहला क्राइटेरिया आपने ये लगाना है कि उसके अंदर किसी भी नए आने वाले का थ्रेट कितना है। इसको आपने फ्रेमवर्क को आज इस नज़र से देखना है कि आफ्टर BBA आपने अपना बिजनेस करना है तो इस क्राइटेरिया के ऊपर उस बिजनेस को आपने जज कर, अगर कोई बिजनेस आइडिया आपके पास है या नहीं। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में अगर किसी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी ने आना है तो करोड़ों रुपए का लाइसेंस है जो उसको गवर्नमेंट से लेना है। तो क्या है, जो थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट है वो बहुत कम है। इसके मुकाबले में अगर आप ये कहते हैं कि मैंने फूड बिजनेस खोलना है, तो फूड बिजनेस खोलना है तो थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट इज वेरी इजी, कोई भी बंदा फूड का बिजनेस शुरू कर सकता है। तो मार्केट को जिस क्राइटेरिया के ऊपर आपने अट्रैक्टिवनेस का देखना है, पहले थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट, फिर बार्गेनिंग पावर कितनी है कस्टमर्स के पास। अगर कस्टमर बहुत ज़्यादा होंगे तो इसका मतलब क्या है कि उनकी बार्गेनिंग पावर कम है, और अगर कस्टमर बहुत थोड़े होंगे तो उनकी बार्गेनिंग पावर ज़्यादा होगी। जैसे
पाकिस्तान में ये जितने भी डेयरी फार्म्स हैं, इनके कस्टमर कितने हैं? यू नेम इट, देखो दर्जन से भी कम है। नेस्ले, अलीब है, ऑल्पस वाले हैं, मिल्क पैक नेस्ले हो गया, तो तरंग हो गया, और वो फिर एग्जिस्टिंग राइवलरी कितनी है, जो कंपनीज पहले उस बिजनेस के अंदर हैं उनकी राइवलरी कितनी है। जैसे हमने टेलीकम्युनिकेशन की बात की, तो टेलीकम्युनिकेशन में एग्जिस्टिंग राइवलरी बहुत ज्यादा है। तो अगर कोई नया बंदा आना चाहेगा तो पहला ही इतना कंपटीशन है, और आएगा तो कंपटीशन ज्यादा बढ़ जाएगा। थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट, के जो प्रोडक्ट आप लॉन्च करने जा रहे हो इसका कोई सब्सटीट्यूट मौजूद है या नहीं। जैसे मोबाइल फोन का सब्सटीट्यूट होता था, अब खत्म हो गया। अगर आप खाने की बात करते हो तो खाने के बहुत ज़्यादा सब्स्टिट्यूट हैं, कि बिरयानी है तो रोटी खा लेगा, रोटी है तो बर्गर खा लेगा, बर्गर ही पिज़्ज़ा खा लेगा। तो सब्स्टिट्यूट कितना है, इससे अंदाज़ा होगा कि उस मार्केट के अंदर जो अट्रैक्टिवनेस है वो कितनी है। फिर जो सप्लायर्स हैं उनकी बार्गेनिंग पावर कितनी है। तो ये 5 ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि माइकल पोर्टर ने प्रपोज किए थे, 5 फोर्स मॉडल्स को कहते हैं, जिसने आपने किसी भी इंडस्ट्री का जो अट्रैक्टिवनेस है टू एंटर वो एनालाइज करनी है। और इसमें इवैल्यूएशन का जो क्राइटेरिया होता है, जब भी आपने किसी भी सेगमेंटेशन के बारे में फैसला करना होगा, तो उसमें जब इवैल्यूएट करने जाएंगे तो 2 बुनियादी फैक्टर्स हैं जिससे आप फैसला करेंगे कि आपने कौन सा जो मार्केट का सेगमेंट है उसको सेलेक्ट करना है। पहला कि मार्केट का वो सेगमेंट कितना अट्रैक्टिव है, और दूसरा कंपनी के ऑब्जेक्टिव और रिसोर्सेज क्या इस बात की इजाज़त देते हैं कि आप उस सेगमेंट को अट्रैक्ट करके, उस सेगमेंट को टारगेट करके अपनी बिजनेस को मज़ीद इन्हांस कर सकते हो। और इस तरह के कुछ और करैक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे उसका साइज़ कितना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर ग्रोथ का कितना पोटेंशियल है, प्रॉफिटेबिलिटी का कितना पोटेंशियल है, जो स्केल है इकोनॉमीज़ का, इकोनॉमीज़ ऑफ द स्केल कितना है, कि जो आप प्रोडक्ट बनाओगे उसका अगर लार्ज वॉल्यूम्स आप लेते हो तो उसके लिए आपको पर यूनिट कॉस्ट कम पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, और रिस्क की क्या सिचुएशन बनेगी। तो ये 2 वो बुनियादी क्राइटेरियाज़ हैं जिनके ऊपर आप फैसला करते हैं कि आपने अपने उस मार्केट सेगमेंटेशन के प्रोसेस के बाद सेलेक्ट किए हुए सेगमेंट को अट्रैक्ट करना है या नहीं करना। एक जो बहुत ही लिमिटेड कंपनीज के पास ऑप्शन होती है, दैट इज कॉल्ड फुल मार्केट कवरेज। बात हमने शुरू कहाँ से की थी, एसटीपी की ज़रूरत क्यों पेश आती है, कि किसी भी कंपनीज के पास क्योंकि रिसोर्सेज कम होते हैं तो पूरी मार्केट को अट्रैक्ट करना, पूरी मार्केट को वन गो में प्रोडक्ट या सर्विस ऑफर करना मुमकिन नहीं होता। इसलिए टोटल मार्केट को डिवाइड किया जाता है इनटू द सेगमेंट्स। तो एक ऑप्शन ये हो सकती है कि आप पूरी मार्केट को कवर कर लो। तो ये जो आपको स्केल नजर आ रहा है, इस स्केल को एक तरफ पूरी मार्केट को कवर करना है, दूसरी तरफ कस्टमाइजेशन है। कस्टमाइजेशन का क्या मतलब होता है कि स्पेसिफिक बंदे के लिए स्पेसिफिक प्रोडक्ट बनाना। और जो फुल मार्केट की कवरेज है ये आम कंपनीज के लिए मुमकिन नहीं होती। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि माइक्रोसॉफ्ट कर सकता है, कि वो सॉफ्टवेयर की कंपनी है। जनरल मोटर्स व्हीकल मार्केट के लिए फुल मार्केट कवरेज करता है। कोका कोला करता है बेवरेजेस के लिए, कि पूरी मार्केट के लिए एक ही प्रमोशनल कैंपेन है और एक ही प्रोडक्ट है। लेकिन दिस इज लिमिटेड टू वेरी फ्यू जो कंपनीज हैं उनके लिए। तो जैसे जैसे आप मास मार्केट की तरफ जाएंगे तो दिस वुड कॉल फुल मार्केट कवरेज। और जैसे जैसे आप कस्टमाइजेशन की तरफ आएंगे तो पहला स्टेप आपका ये होगा कि आप मल्टीपल सेगमेंट्स को टारगेट करें। मजीद कस्टमाइजेशन की तरफ आएंगे तो आप सिंगल सेगमेंट की तरफ चले जाएंगे, और मजीद कस्टमाइजेशन की तरफ जब जाएंगे तो आप किसी भी इंडिविजुअल सेगमेंट को टारगेट करके अपनी प्रोडक्ट और सर्विस को लॉन्च करने की कोशिश करेंगे। फिर मल्टीपल सेगमेंट की स्पेशलाइजेशन की जा सकती है, कि आप अपने कंपनी के लिए जो ऑफरिंग बनाएं उसके लिए यू गो फॉर अ सेलेक्टिव स्पेशलाइजेशन, जिसमें फर्म सेलेक्ट्स अ सबसेट ऑफ ऑल द पॉसिबल सेगमेंट्स, ईच ऑब्जेक्टिवली अट्रैक्टिव एंड अप्रोप्रिएट। कि आप पूरी मार्केट के अंदर कुछ जो सेगमेंट्स हैं उनको टारगेट कर रहे हैं। देन देयर इज कॉल्ड अ सुपर सेगमेंट,
कि सुपर सेगमेंट इज द सेट ऑफ द सेगमेंट्स शेयरिंग सम एक्सप्लॉयटेबल सिमिलैरिटी, कि आपने एक पूरी मार्केट को तो कर लिया टारगेट, लेकिन उसमें से छोटे छोटे चंक्स आइडेंटिफाई किए जिनकी सिमिलर और एक्सप्लॉयटेबल सिमिलैरिटी एग्जिस्ट करती थी। और ये आप कैसे कर सकते हैं? वन ऑप्शन कोड भी कि आप प्रोडक्ट की स्पेशलाइजेशन में चले जाएं, कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो कोई और ऑफर नहीं कर रहा। दूसरा, मार्केट की स्पेशलाइजेशन के अंदर चले जाएं, कि जिस मार्केट के लिए आप सर्विस या प्रोडक्ट बना रहे हैं वो बहुत स्पेशलाइज्ड होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे मिसाल दी हुई है कि यूनिवर्सिटीज़ की लेबॉर्ट्री के अंदर जो इक्विपमेंट इस्तेमाल होता है, जो कंज्यूमेबल इस्तेमाल होता है, तो वो एक स्पेशलाइज्ड मार्केट है। तो सुपर सेगमेंट कोड भी कि आप प्रोडक्ट की स्पेशलाइजेशन में चले जाएं या आप जो मार्केट है उसकी स्पेशलाइजेशन को टारगेट कर लें। एक और जो कॉन्सेप्ट हो सकता है दैट इज सिंगल सेगमेंट कंसंट्रेशन। नीश मार्केटिंग का सुना कभी? व्हाट इज नीश? नीश इज अ वेरी नैरोली डिफाइंड कस्टमर ग्रुप जिसकी बहुत ही डिस्टिंक्टिव बेनिफिट्स की नीड्स होती हैं। बेसिकली पूरी मार्केट में से एक बहुत ही छोटे सेगमेंट को जब आप टारगेट कर लेते हैं तो दिस इज कॉल्ड नीश मार्केटिंग। मर्सिडीज भी एक व्हीकल है, एक गाड़ी है, और रेंज ऑफ अदर ब्रांड्स भी हैं। तो मर्सिडीज ने क्या किया, उसने कहा कि मुझे कौन सा कस्टमर चाहिए? जो मेहरान खरीदता है वो नहीं चाहिए मुझे, जो आल्टो खरीदता है वो भी नहीं चाहिए मुझे, जो टोयोटा करोला खरीदता है वो भी नहीं चाहिए, सिटी वाला भी नहीं चाहिए, होंडा वाला भी नहीं चाहिए। तो आप क्या कर रहे हो? आप पूरी एक मार्केट में से बहुत ज़्यादा सेगमेंट्स को निकालते जा रहे हो और सिर्फ एक सेगमेंट आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि मैंने उस बंदे को देना जो बहुत ज़्यादा ब्रांड कॉन्शियस है, जो बहुत ज़्यादा अमीर है, जो बहुत ज़्यादा लग्जरी चाहता है। बस इसके नीचे वाला जो सेगमेंट है उसको मैंने निकाल देना। तो अगर आप BMW के ग्लोबल कस्टमर्स की बात करें तो वो शायद 1 मिलियन भी नहीं होंगे, लेकिन मतलब 10 लाख से भी कम है। लेकिन एक कंपनी जिसकी ग्लोबल रीच है, उसकी पूरी दुनिया की अरबों की आबादी में सिर्फ 10 लाख लोग हैं जो उसको खरीदते हैं। लेकिन वो नीश मार्केटिंग है, जो हमने क्राइटेरिया डिफाइन किया था कि सेगमेंट की जो अट्रैक्टिवनेस है उसको वो पूरा करता है, इसलिए वो कंपनी बहुत कामयाब है। तो अब हम सेगमेंटेशन और टारगेटिंग के दूसरे जो पहलू था, टी वाला एस्पेक्ट, उसको कंप्लीट कर चुके हैं। देन देयर इज अ पोजीशनिंग, STP। पोजीशनिंग क्या है? इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि इट इज़ द यूनिक प्लेस ऑफ द ब्रांड जो कि कस्टमर के माइंड में होती है, जो कि कस्टमर्स इस्तेमाल करता है टू डिस्टिंग्विश विद द कंपेटिटर प्रोडक्ट्स। ऑपरेटिंग सिस्टम एप्पल का बहुत अच्छा है, सिक्योरिटी फीचर्स बहुत अच्छे हैं, और इसकी ब्रांड रिकग्निशन बहुत अच्छी है एप्पल के फ़ोन की अगर हम बात करें। ये सारी बातें मैं किसने बताई हैं? नहीं, ये कंपनी बताती है कि मेरे ब्रांड की पोजीशनिंग क्या होगी, और ये एक सक्सेसफुल कंपनी की मार्केटिंग कैंपेन का समझ लें कि एक उसका इंडिकेटिव है कि अगर कस्टमर वही बिलीव करता है जो कंपनी कहती है। BMW की हम बात कर रहे थे, मर्सिडीज की हम बात कर रहे थे, तो इनको स्टेटस सिंबल समझा जाता है, इनको एक लग्जरी का, एक क्लास का, एक सुपीरियर मार्केट का हिस्सा समझा जाता है। ये किसने हमें बताया? मतलब BMW और टोयोटा की कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं जो प्राइस रेंज में सिमिलर हैं, लेकिन जो एसोसिएशन BMW के साथ है वो टोयोटा के साथ नहीं है। क्यों? किसने हमें बताया कि नहीं, चाहे कीमत बराबर है लेकिन टोयोटा इज नॉट अ साइन ऑफ सिंबल, स्टेटस, क्लास, एलिगेंस, लेकिन BMW है? किसने बताया? कंपनी ने। सो बीइंग अ मार्केटियर, ये काम आपने कस्टमर पे नहीं छोड़ना। ये नहीं कहना कि कस्टमर प्रोडक्ट सर्विस इस्तेमाल करेगा जो वो सोचेगा, नहीं। देन देयर इज अ रिलेशनल वैल्यू, कि कस्टमर, प्रोडक्ट और सर्विस के दरमियान रिलेशनशिप का क्या कनेक्शन है। देन देयर इज अ इमोशनल वैल्यू, तो कस्टमर को आपने इन चारों फैक्टर्स के साथ लिंक करना है, एसोसिएट करना है विद द ब्रांड, प्रोडक्ट, सर्विस एंड विद द कंपनी। फिर इंडिविजुअल मार्केटिंग की बात की जाती है कि जो अल्टीमेट लेवल ऑफ सेगमेंटेशन है उसका मकसद क्या होता है? सेगमेंट ऑफ वन,
और कस्टमाइज मार्केटिंग या वन टू वन मार्केटिंग के जो बेसिक पर्पस है सेगमेंटेशन का, दैट इज टू ग्रुप द होमोजेनियस सेगमेंट, वो लोग जो एक जैसे हैं उनको इकट्ठा करना, दिस इज कॉल्ड वन टू वन मार्केटिंग या सेगमेंट ऑफ वन. Then there are services are also neutral setting to supply customized marketing, airlines, hotels, rental. अब इनके अंदर जो होटल है, जो एयरलाइन है, जो कार रेंटल है, अब इसके अंदर एक चैलेंज ये होता है, इसके ऊपर हम आगे जाके बात करेंगे कि मुझे ये बताएं कि एयरलाइन के अंदर आप सर्विस खरीदते हैं कि प्रोडक्ट खरीदते हैं? होटल के अंदर आप सर्विस खरीदते हैं कि प्रोडक्ट खरीदते हैं? कार रेंटल के अंदर आप सर्विस खरीदते हैं कि प्रोडक्ट खरीदते हैं? कार रेंटल, कार गाड़ी खरीदी आप, ये जितनी भी एग्जांपल्स हैं ये ना प्रोडक्ट है ना सर्विस है, ये मिक्स है. एयरलाइन के अंदर आपने टिकट दिया, अब आपने एयरपोर्ट से लेके उस एयरप्लेन में बैठ के चाय खाना, वहाँ से बाहर निकलना, डिपार्चर, ये सारी चीज़ों को एनालाइज करना है. जैसे होटल में आप जाते हैं तो वहाँ पे फूड की क्वालिटी भी आप एनालाइज करते हैं, सर्विस की क्वालिटी भी एनालाइज करते हैं. तो इंडिविजुअल मार्केटिंग का मकसद ये है कि बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट की कॉम्बिनेशन है जिसमें सर्विस और प्रोडक्ट बहुत क्लोजली लिंक्ड हो है, और आप डिवाइड नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते कि आपने एक्चुअली जो फैसला किया है वो प्रोडक्ट पे किया या सर्विस पे किया. अब आप लोगों का जो ये एक्सपीरियंस है, आपने ऑर्बिट से क्या खरीदा है? सर्विस खरीदी है, प्रोडक्ट खरीदी है? दोनों ही लिए ना. मतलब अगर सिर्फ सर्विस ली होती तो ये इररेलेवेंट होता कि मल्टीमीडिया चल रहा है नहीं चल रहा, एसी चल रहा है नहीं चल रहा, कुर्सियाँ कैसी हैं, कैंपस का इन्वायरमेंट कैसा है, तो ये सारी चीज़ें इररेलेवेंट हो जाती ना. आपने तो उस चीज़ के पैसे दिए जो कि आपको नॉलेज इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र किया जाएगा. तो उस केस में जब द प्रोडक्ट एंड सर्विस इज कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, उस केस में एक बहुत बड़ा चैलेंज आ जाता है. और इसमें आपने करना ये होता है बीइंग अ वैल्यू प्रोवाइडर कि आपने वैल्यू सेल्फ एक्सप्रेशन के एबिलिटी को कैपिटलाइज करके यूज़र जनरेटेड प्रोडक्ट्स कि जो यूज़र खुद जनरेट कर सके और यूज़र जनरेटेड कंटेंट के ज़रिए कस्टमर की नीड को पूरा करना होता है. आईबीएम ने बहुत पहले शुरू किया था कि उनकी वेबसाइट के ऊपर जाके आप अपना पीसी खुद बनाएं कि मुझे कौन सा प्रोसेसर चाहिए, माउस कौन सा चाहिए, एलईडी कौन सी चाहिए, तो ये सारी चीज़ें आप सेलेक्ट करते थे और एड पे आपका कंप्यूटर बन जाता था. देन इस वन टू वन मार्केटिंग का जो फ्रेमवर्क है वो एक मार्था रॉजर्स हैं एक और डॉन पेपर्स, ये दो रिसर्चर्स हैं, इन्होंने एक फ्रेमवर्क बनाया है कि जब भी आपने वन टू वन मार्केटिंग करनी है तो यू हैव टू आइडेंटिफाई योर प्रॉस्पेक्ट्स एंड कस्टमर्स. सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि एक्चुअल और पोटेंशियल कस्टमर्स कौन कौन से हैं, और फिर आपको डिफरेंशिएट करना होगा बिटवीन द कस्टमर्स इन टर्म्स ऑफ नीड्स और वैल्यू टू योर कंपनी. नीड तो उसकी है और आपके लिए, आपकी कंपनी के लिए जो आपको वो इन रिटर्न देगा, दैट वुड बी द वैल्यू टुवर्ड्स योर कंपनी. Interact with individual customers to improve your knowledge about their individual needs and to build strong relationships. तो वन टू वन मार्केटिंग में आप इस तरह इंटरेक्ट करते हो. और उसके बाद चौथे नंबर पे जो फ्रेमवर्क है वो ये बताता है कि आपने कस्टमाइज करना है अपने प्रोडक्ट और सर्विस को ऑन द इंडिविजुअल नीड्स. और आखिर में देयर आर सम एथिकल और लीगल इश्यूज कि जब भी आपने कस्टमर मार्केट को सेगमेंटेशन को अलग करना है तो उसमें आपने केयरफुल रहना है. मिसाल के तौर पे कोई भी बंदा इस तरह से अपने आप को लेबल नहीं चाहेगा कि ये कहा जाए कि ये बूढ़ों की प्रोडक्ट है, ये बूढ़ों के लिए इस्तेमाल होती है, तो कोई इस तरह लेबल नहीं होना चाहेगा. तो इसका बैकलैश भी आ सकता है और कस्टमर्स नॉर्मली रेजिस्ट लेबलिंग. तो दिस वाज आवर चैप्टर अबाउट सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग.